Hey guys, it's देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सीरीज। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नई वीडियो सीरीज को भाई, जिसका नाम पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। नाम है बुक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये देख लो, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बनाई जा रही है ऑन पब्लिक डिमांड गाइस, क्योंकि देखो मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी आज से 10 दिन पहले कि आपको नेक्स्ट वीडियो सीरीज किस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 6 के अंदर कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वोट सबसे ज्यादा आए थे। मैं ऐसे ही डालता रहता हूँ पोल, अगर आपको भी चाहिए, आपके फेवरेट सीरीज आए तो आप जाके वहां पर वोटिंग जरूर करिएगा, ठीक है। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सीरीज, जो कि सेमेस्टर 6 वालों के होने वाली है, जिनके एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ से आने वाले, पहला एग्जाम ही उनका है। तो बच्चे बड़े परेशान है कि भाई एग्जाम ना आने वाले पास में और कोई कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा रहा। अब आप एक लास्ट उम्मीद रह रहे हो, होप रह रहे हो, तो भाई शुक्रिया दिल से। तो आप ये लास्ट होप हो, आप इस सीरीज को कंप्लीट करवा दो। तो भाई मेरे पास अभी फिलहाल टाइम रहा तो मैंने सोचा कि और एक आध सीरीज कंप्लीट करवा देंगे। बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेमेस्टर 6 के सीरीज को, जो कि बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए होने वाली है। इस सीरीज के अंदर टोटल 7 चैप्टर आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट में 7 चैप्टर होंगे, क्योंकि 7 चैप्टर आपकी बुक में है। वीडियो सीरीज भी, वीडियो लेक्चर भी 7 डालूंगा, 7 लेक्चर में पूरी बुक खत्म करवा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम से पहले। और कोई भी कॉन्सेप्ट भाई मिस नहीं होगा। और नोट्स अगर आपको बाय करने हैं तो इस बुक सीरीज के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जी हाँ भाई, नोट्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको बाय करने हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस जो होगा 150 रुपीज के अराउंड है, वो पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। नोट्स में सारे के सारे पॉइंट्स हैं, हर एक चैप्टर मिलेगा मात्र 150 रुपीज में। अगर आपको लेना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाके मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और स्क्रीन पर भी मैंने ये नंबर अपना मेंशन कर दिया। इस नंबर पे जाके मैसेज कर दो कि सर नोट्स बाय करने हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, प्राइस जो होगा पे करके सॉफ्ट कॉपी आप ले सकते हो। और जो बच्चे नहीं लेना चाहते तो भाई चुन्नू मुन्नू परेशान मत हो, आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज बनाई जा रही है ना, तो ये जो सारा कुछ है ना, ये आप लोगों को अपने साथ हैंड रिटन एक कॉपी लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, बस नोट करते जाओ जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक काम करो, अगर ये भी नहीं कर सकते तो और शॉर्टकट बताता हूँ, वीडियो को 1080 मतलब HD क्वालिटी में देखो, और जब मैं हटू ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उन स्क्रीनशॉट की PDF बना लेना, जोड़ लेना, सारा कुछ कवर करा दूंगा सिर्फ एक वीडियो लेक्चर में। पूरी सेमेस्टर 6 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस चुटकियों में खत्म करा दूंगा भाई। सुनो, हाँ बस आपको करना क्या है भाई, अगली वीडियो सीरीज जो भी चाहिए वीडियो पे भाई भर भर के लाइक करने हैं। हाँ क्या करना है, भर भर के लाइक करने हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे भाई, मोटिवेशन ऐसे ही आता रहेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि थोड़े से हम भी ढीले पड़ जाते हैं। आप लोग वीडियो देखते नहीं हो तो हम लोग को लगता है वीडियो आप देख ही नहीं रहे, कोई फायदा ही नहीं है पढ़ाने का, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे, तो भाई छोड़ो ना, कौन बनाए। तो भाई ऐसा हो जाता है फिर। तो ये कारण नहीं होना चाहिए वीडियो सीरीज बनाने का। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इतना कर देना, आप लाइक जरूर करना ताकि इससे मोटिवेट आए, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको अगर समझ आया तो भैया बहुत अच्छा समझाया, ठीक है। बाकी आप जैसा अच्छा लगे आपको। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। थोड़ा सा इंट्रो लंबा हो गया क्योंकि भाई पहली वीडियो है, स्टार्टिंग है, तो सब कुछ बताना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो चैप्टर नंबर 1 है इंपोर्टेंट इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। भाई सुनो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जब किसी को भी ना 10, 20, 50, 60 लाख रुपए मिल जाते थे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को 20 लाख रुपए दे दूं, भाई खुश हो गए बड़े, 20 लाख रुपए मिलने वाले। भाई कमेंट में जो लिखेगा ना कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जो कमेंट करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, उसको मिलेगा, ठीक है भाई। सुनो, मैं ना अगर मान लो आप लोगों को 20-30 लाख रुपए दे दूं, तो आप लोगों से बोल लूं कि इसको आप इन्वेस्ट कर दो। क्या कर दो? इस पैसे को आप जाके कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करें, सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ रहेगा, हम फंड्स में इन्वेस्ट करें कि बॉन्ड्स ले लें, या कहीं कंपनी के शेयर ले लें, या कहीं मम्मी को गड्ढे में डालने के लिए बोल दें, या कहीं हम किसी को गिरवी दे दें, साहूकार को दे दें, या कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, जमीन खरीद ले, हम उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। तो भाई सुनो, जब पहले के लोगों को पैसा मिल जाता था ना, इतना सारा गड़ा धन, मतलब कि गड़ा हुआ खजाना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे भाई पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, हम बॉन्ड्स लें, इंश्योरेंस ले लें, क्या ले लें, हम घर ले लें, जेवरात ले लें, या फिर कोई बाइक ले लें, मर्सिडीज निकलवा लूं मैं, या कोई अपना चॉपर, प्राइवेट चॉपर लाके यहाँ खड़ा कर दूं। तो इसी की प्रॉब्लम बहुत सारी आती थी। तो इसको ना, अब ये सारी प्रॉब्लम जब आती थी तो ना एक आदमी आया जो बहुत टैलेंटेड था, दिमागदार था। उसने ना क्या करा कि उस कंफ्यूज वाले बंदे को बोला कि भाई 20 लाख रुपए है ना तेरे पास, 30 लाख जो भी है, एक काम कर, जाके ना इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे।
कि अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे और या फिर एक काम कर बॉन्ड्स वगैरह इससे बाई कर ले, तो उससे क्या होगा कि आप लोग क्योंकि जैसे कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ती रहेगी आप लोगों का पैसा डबल होता जाएगा। तो अब मैंने उसको इन्वेस्ट करने का ये तरीका बताया, मतलब एक दिमागदार जो बंदा था जिसका नाम था देवेश, उसने ये उसको तरीका बताया। अब क्वेश्चन फिर ये आता है कि भैया शेयर्स वगैरह निकालता कौन है, ये शेयर्स वगैरह होते क्या है, इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, शेयर्स जो इशू कौन करता है? तो भाई शेयर्स को इशू कौन करता है? शेयर्स को कंपनी इशू करती है। कौन? कंपनी इशू करती है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कंपनी जो होती है उसी को कॉर्पोरेट बोला जाता है। पहले के टाइम पर उसको कंपनी बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट कर दिया, अब उसको कॉर्पोरेट बोला जाता है। जैसे आप बोलते हो ना मैं फैक्ट्री में जा रहा हूँ काम करने, अब लोग बोलते हैं मैं ऑफिस में हूँ सर, हेलो मैं ऑफिस में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ऑफिस यानी कि मैं कंपनी में आ गया हूँ भाई, बाद में बात करूंगा। कंपनी यानी कि कॉर्पोरेट, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट, उसमें आप काम कर रहे हो तो उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो मैंने लिखा है कि कंपनी जो होती है उसको कॉर्पोरेट बोला जाता है, कंपनी को ही कॉर्पोरेट बोला जाता है। और कॉर्पोरेट जो है वर्ड वो रेफर करता है कंपनी वर्ड से, ठीक है। कंपनी वर्ड की आई कहां से थी? जो कंपनी वर्ड है, ये जो वर्ड है कंपनी, ये आया कहां से था? तो कह रहा है कंपनी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। कंपनी वर्ड जो है ना इसको लैटिन वर्ड से लाया गया था, दो लैटिन वर्ड से मिलाकर इसको बनाया था। एक वर्ड है कम और एक वर्ड है पेनी। कम का मतलब होता है टुगेदर, कम का मतलब टुगेदर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कम मीन्स टुगेदर, कम का मतलब टुगेदर यानी कि एक साथ, कम का मतलब एक साथ। और पनी, PANY, पैनी, पैनी का मतलब होता है जहां पर आप पीस ऑफ ब्रेड पाते हो वो पैनी। पैनी यानी कि पीस ऑफ ब्रेड, मतलब ब्रेड का वो टुकड़ा जिसके लिए सारे लोग काम करते हैं एक ही जगह मिलजुल कर, उसको कंपनी बोला जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो हमने पहली बार समझा है, कंपनी मतलब कि पीस ऑफ ब्रेड और ये सब। भाई सुनो, आपकी बुक में यही लिखा है, नहीं यकीन होता ना तो खोल के देख लेना और इतना ट्रस्ट करो, जब वीडियो आपको करा रहा हूं तो सारी कुछ सही कराऊंगा, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे लिखा है ए कॉर्पोरेशन इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी होती है ना वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? जो ह्यूमन नहीं बनाते, भगवान कुदरत जो होती है उसको बनाती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन, मतलब कि नेचुरल। और आर्टिफिशियल जो होता है वो होते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स, जैसे कि रोड, हाईवे, पुल। इसी तरीके से कंपनी को भगवान ने थोड़ी बनाया है, कंपनी को भगवान ने थोड़ी बनाया कि राम जी ने कंपनी को बना के धर दिया, कि राम जी ने अपने नाम पे चिटफंड, लक्ष्मी चिटफंड नाम से कंपनी खोल दी। नहीं भाई, भगवान नहीं बनाते, कंपनी बनाते हैं तुम्हारे और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी, तुच्छ लोग। हाँ जी, तो कंपनी बनाई है इंसानों ने। कह रहे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल बीइंग है, यानी कि किसी लोगों के द्वारा बनाई गई है। कह रहा है कि ये इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल। कंपनी जो है एक इनविजिबल टाइप की एसेट है, दिखती नहीं है। कह रहा है उसके बाद इनटेंजिबल है, जिसको आप छू भी नहीं सकते, कंपनी को छू भी नहीं सकते। कह रहा है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। कह रहा है बट इसकी एग्जिस्टिंग होती है, कहाँ होती है? कह रहा है कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब कि कानून के रजिस्टरों में इसकी रजिस्ट्री होती है कि हाँ ये फलाने फलाने के नाम से की कंपनी है। तो कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको आप ना छू सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं, बट ये आर्टिफिशियली एक लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है और ये ह्यूमन मेड होती है, इसको कंपनी बोला जाता है। कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लैटिन वर्ड में कम अलग, पैनी अलग। कम मतलब टुगेदर यानी एक साथ, और पैनी का मतलब होता है, पैनी का मतलब अरे वही भाई जो आप खा रहे हो, पीस ऑफ ब्रेड। क्या? पीस ऑफ ब्रेड। अभी मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, पीस ऑफ ब्रेड क्यों बोल रहा हूं मैं। आगे सुनो, कह रहा है उसके बाद नीचे अगली लाइन लिखी है, कंपनी की ना अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपने अपने टाइम पर अलग अलग डेफिनेशंस और अवधारणाएं लिखी है। किसी को कंपनी क्या लगता था? पीस ऑफ ब्रेड, तो उसने लिख दिया कंपनी एक पीस ऑफ ब्रेड है। मान लो मुझे लगता है कंपनी एक चिटफंड नाम की एक ठगी कंपनी है, तो मैं उसमें एक डेफिनेशन बना दूं, वो मेरी भी छप जाएगी। कंपनी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा तो उसने अपनी डेफिनेशन बना दी। अब जो पीस ऑफ ब्रेड की बात कर रहा था मैं, कह रहा है कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी। जहां मैं वर्ड बोलूंगा कॉर्पोरेट, समझ जाना उसको मैं कंपनी बोल रहा हूं। जहां मैं वर्ड बोलूंगा कंपनी, तो समझ जाना मैं उसको कॉर्पोरेट बोल रहा हूं। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत अच्छे। हाँ सुनो, कॉर्पोरेट इज रिप्रेजेंट एज एन एसोसिएशन। कॉर्पोरेट को हम एज एन एसोसिएशन रिप्रेजेंट करते हैं। एसोसिएशन क्या होता है भाई? एक एसोसिएशन एक ग्रुप की तरह होता है जो सरकार के ना लॉ में यानी कि उस रजिस्टर के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि कंपनी है ये किसी की, ठीक है। तो कह रहा है कॉर्पोरेट इज रिप्रेजेंट एज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स हु टेक्स देयर मील टुगेदर। कह रहा है कि कंपनी क्या है? एक लोगों का ग्रुप है, एक लोगों का समूह है जो एक टाइम का, कोई भी एक टाइम का भोजन एक साथ बैठकर करते हैं।
तो उसको कंपनी बोला जाता है। जैसे मैं बोलूँ ना कि चलो मैं आपको कंपनी दे दूं, आप मान लो खाना खा रहे हो, आप कोई अच्छी चीज लाए हो, आप मटर पनीर लाए हो, बहन पानी नहीं लाना मुंह में, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं आपको कंपनी दे रहा हूँ। इट मीन्स कि अगर आप कोई अच्छा खाना खा रहे हो, मैं आपको कंपनी देना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिलकर खाना चाहता हूँ, तो ये क्या है, कंपनी है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि टेक देयर मील टुगेदर, जो अपना खाना एक वक्त का एक साथ खाते हैं, एक समूह में खाते हैं, उसको मिलाकर बनती है कंपनी, और ये कंपनी है एसोसिएशन पर्सन। ठीक है, आगे लिखा उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक कंपनी की, एक कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। पहला लिखा है, पहला ने कह दिया, मैंने यहाँ पे लाइन से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करी है जो आपकी बुक्स में है। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आप ऐसे वैसे लिखते जाना, आप वैसा वैसा ही कॉपी में लिखना। एक नोटबुक और एक पेन ले लो अपने पास, या तो बाद में स्क्रीनशॉट वाला एग्जांपल भी मैंने दिया था पहले। ठीक है, सुनो कंपनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड बॉडी। कंपनी क्या है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है। रजिस्टर्ड क्या होता है, जो सरकारी पन्नों में लिखित हो कि ये कंपनी देवेश मिश्रा के नाम पर है, उसको हम बोलते हैं ये रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड यानी कि जो रजिस्टर्ड में लिखी हो। कह रहा है कंपनी क्या है, अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जिसको रजिस्टर्ड माना गया है वो होती है रजिस्टर्ड कंपनी, यानी रजिस्टर्ड बॉडी। कंपनी क्या है, एक बॉडी है। क्या है, एक बॉडी है, और इसके अंदर कोई सोल वोल नहीं है। अब आप सोचोगे जैसे हमारी बॉडी में कोई सोल लिम्ब होते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है कि आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक क्यों बोला, यहाँ आर्टिफिशियल तो समझ आता है, जो इंसानों के द्वारा बनी है। ज्यूरिस्टिक यानी कि जब लॉ के द्वारा कोई रजिस्टर या स्थापना करी जाती है ना, लॉ कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो उसको ज्यूरिस्टिक बोला जाता है कि आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है कंपनी। कह रहा है इसके अंदर कोई बॉडी नहीं होती, कह रहे नो बॉडी। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनती है। अब मैं बोल रहा हूँ नो बॉडी, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भाई सुनो, कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल होती है, मतलब कि ह्यूमन मेड होती है ना। हम उसके एक बॉडी तब मानते हैं जब उसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सारे मिलकर एक साथ करते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक ढांचा है, बॉडी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी छोड़ो, स्ट्रक्चर है जिसमें सारे लोग काम करते हैं। कंपनी एक ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं है भाई, इस बॉडी का मतलब अलग है, उस बॉडी का मतलब अलग है। जो बॉडी मैं बोल रहा हूँ वो स्ट्रक्चर जैसी बॉडी है, यानी कि सीमेंट और पिलर से बनी हुई, और इस बॉडी का मतलब है ह्यूमन हार्ड मास की बनी हुई, खून रक्त की बनी हुई बॉडी। ऐसी कोई बॉडी नहीं है कंपनी, आर्टिफिशियल है ना, तो वो वाली बॉडी है, स्ट्रक्चर वाली बॉडी। बहन ये वाली बॉडी नहीं है हार्ड मास वाली, ये वो वाली बॉडी है, सीमेंट वाली बॉडी। आप समझ आया कौन सी बॉडी है, कह रही है डेड बॉडी है। अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, सुनो। कह रहा है नो बॉडी, मतलब कि कंपनी जो है हार्ड मास वाली बॉडी नहीं है, इसके अंदर खून, अगर आप काटोगे इसके अंदर वीन्स, ये ऐसा नहीं है कि मैं नस काट लूंगी छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो गया, तो ऐसी वाली कंपनी नहीं होती। कह रहा है नो माइंड, कंपनी के पास कोई माइंड नहीं होता, कंपनी के पास दिमाग नहीं होता। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, वाह क्या बात कर रहे हो, कंपनी के पास दिमाग ही नहीं है, कंपनी कैसी है भाई। कंपनी क्या है, एक सीमेंट का बना हुआ ढांचा है, उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। ठीक है, उसको दिमाग देता कौन है, जो लोग उसको चला रहे हैं, जो रन करवा रहे हैं, उसके मैनेजर्स हो गया, एग्जीक्यूटिव्स हो गया, और उसके डायरेक्टर्स हो गए, ये सब। ठीक है, उसके बाद लिखा है नो लिम्स, लिम्स यानी कि पर, कंपनी के कोई पंख पर हाथ नहीं होते। कह रहा है नो सोल, कंपनी के पास कोई सोल नहीं है, कोई दीवान ईमान नहीं है। कंपनी आपका पैसा भी खा सकती है, जैसे लक्ष्मी चिट फंड ने किसका खाया था, राजू का पैसा खाया था। अगर आपको राजू नहीं पता तो कमेंट में लिख देना कौन है राजू, अपने आप लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, मेरे से मत पूछना राजू कौन है। भाई सुनो, कंपनी का नो सोल, कोई भी सोल नहीं होता, कोई अंदर आत्मा नहीं है उसकी। आप सोचो कि कंपनी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, कंपनी पछताएगी बाद में, भगवान उसको उसकी और सजा सुनाएगा बाद में, उसको गर्म कढ़ाई में जो है वो तलेगा, भूनेगा यमराज। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपनी के पास कोई सोल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है उसकी। ठीक है, कह रहा है डिपेंड ऑन नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी बॉडी है जो नेचुरल पर्सन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है भैया, नेचुरल पर्सन के ऊपर डिपेंड है। नेचुरल पर्सन यानी कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कंपनी, जैसा हम चाहेंगे वैसा कंपनी चलाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि रिप्रेजेंटेटर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी। कह रहा है जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं कंपनी के अंदर ना, कुछ रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में अंदर जाऊं, वैसे तो मैं जाऊंगा नहीं, अगर मैं जाऊं, मान लो मैं सबसे बढ़िया गूगल कंपनी में गया, वैसे उन्होंने धक्के मार के निकाल देना है मेरे को,
है ना, बट मैं फिर भी चला जाऊंगा, थोड़ी बहुत बेइज्जती आप लोगों के लिए सहन कर लेंगे। तो रिप्रेजेंटेटर क्या होता है, जिस बंदे से मैं पहले मिलूंगा कंपनी के, गूगल में जाकर जो भी रिसेप्शनिस्ट डेस्क पे या फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ, वो क्या है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटर है, जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको बोलते हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अब हर रिसेप्शनिस्ट या हर फ्रंट डेस्क डायरेक्टर तो होगा नहीं, बट वो कंपनी को कहीं ना कहीं से एक रिप्रेजेंटेटर माना जा सकता है। कंपनी के डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट्स करते हैं, उनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटर्स। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक इंसान की अलग एंटिटी होती है, एक कंपनी की अलग एंटिटी होती है, दोनों को मिक्स मत करना। आपकी अलग एंटिटी है, आपकी कंपनी की अलग एंटिटी है, ठीक है, आपका बिहेवियर अलग है और आपकी बॉडी अलग है, तो इस तरीके से आप समझो उसे। कह रहा है कि इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कह रहा है क्रिएट बाय लॉ, किसके द्वारा क्रिएट हुई है, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बनाई गई है, सहमति से, लोगों के ग्रुप सहमति से बनाई गई है। कह रहा है कि सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम इट्स मेंबर, उसके मेंबर्स की एक सेपरेट एंटाइटी होती है, उसके मेंबर्स की सेपरेट यानी कि अलग अलग एंटाइटी होती है, सबकी एंटाइटी सेम नहीं होती। ठीक है, अगला पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में ना हर एक शेयर होल्डर्स की, याद रखना मैंने बताया था, शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जो एजीएम मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटर्स यानी कि शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटी में। इन लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इनके अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा, कोई भी शेयर्स हैं, कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉसेस है, तो इनकी सबकी बराबर की लिमिटेड लायबिलिटी होगी कि आप इतना खर्चा कर सकते हो, एक लिमिट हो जाती है इनकी। ठीक है, कह रहा है कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटीज फ्लक्चुएट करती है, अदरवाइज सेम रहती है। ठीक है, आगे सुनो, मान लो लिखा है प्रीपेचुअल सक्सेशन। देखो यहाँ पे लिखा है प्रीपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता अगर कंपनी चले या ना चले, और जो कंपनी है ना उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग इसमें आ रहे हैं और कितने लोग इसमें से जा रहे हैं, कंपनी सदा के लिए चलती ही रहेगी। कंपनी एक समय है जो हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा। कंपनी, अगर आप सोचो कि मैं कंपनी से रिजाइन कर दूं किसी भी, और आपके बाद वो कंपनी बंद हो जाए, कंपनी फूट फूट के रोए, कोने में जाके बिलक बिलक के रोए, ऐसे नशे काट ले, खून खच्चर कर ले, आत्महत्या की धमकी दे दो, सुसाइड कर ले, क्यों, क्योंकि आपने कंपनी छोड़ दी, इतना प्यार आपसे, तो नहीं भाई, गलत फहमी में जी रहे हो आप। वेकअप टू रियलिटी, कंपनी आपके लिए नशे नहीं काटेगी। कंपनी क्योंकि क्या है, प्रीपेक्चुअल सक्सेशन की है, कंपनी ऐसे माइंडसेट से काम करती है कि आपके जाने के बाद उसको इतू सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप कुछ भी करो, आपको ही फर्क पड़ेगा, आपकी ही सैलरी कटेगी। तो मैंने लिख दिया है मेंबर्स ऑफ कंपनी आर कम एंड गो, मेंबर्स ऑफ कंपनी आर कम एंड गो। क्या बोला मैंने, आर कम एंड गो। कंपनी के मेंबर्स आएंगे और जाएंगे, बट कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कह रहा है कि कंपनी रन कंटिन्यू डिस्पाइट चेंज इन मेंबरशिप, मेंबरशिप चेंज होती रहेंगी, कंपनी के लोग आएंगे और निकल जाएंगे काम करके, बट कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया, बहुत अच्छे, बोलो जय माता की। नहीं बोल रहे बहन, एग्जाम में नंबर कम आएंगे, देखियो मैं एग्जाम में लिख दूंगा फिर। भाई सुनो, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। सुनो, अगला पॉइंट आता है गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी। क्या बोला मैंने, गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के गवर्नेंस क्या होते हैं वो समझते हैं। कहता है कि कंपनी के गवर्नेंस होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी मैंने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, आपने अगर मेंशन कर लिया है तो नीचे लिख देना कमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मतलब होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब वो लोग जिनको शेयर होल्डर्स एजीएम मीटिंग के अंदर अपॉइंट करते हैं कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। उन लोगों को, ऐसे आदमियों को, ऐसे औरतों को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है जिसको अपॉइंट किसके द्वारा करा गया है, शेयर होल्डर के द्वारा। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। किस पार्ट के ओनर होते हैं, जितनी इक्विटी यानी जितने शेयर्स उन्होंने बाय करे हैं वो उतने पोर्शन के, उतने पार्ट के शेयर्स मालिक कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रन्स ए कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, वो लोग जिनको अपॉइंट करा है शेयर होल्डर्स ने, बट किसके लिए, कह रहा है हु रन्स ए कंपनी, कंपनी को रन करने के लिए एक ऐसा ग्रुप जो कंपनी रन करे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। उसके बाद लिखा है BOD इज रिप्रेजेंटेटर्स ऑफ शेयर होल्डर। BOD रिप्रेजेंटेटर होते हैं एक कंपनी के भी और एक शेयर होल्डर्स के भी। शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए कुछ ऐसे चमचे जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है।
नॉर्मल वे में समझाऊं। अगर कोई ऑफेंस मत होना भाई, ऑफेंस होते हो तो चमचे वर्ड हटा देते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग ऑफेंस हो जाते हैं। बहन यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, अब देखो ऑफेंस हो गई, नहीं लगा, सुनो। अब देखो आगे लिखा है बीओडी वर्क्स। अब हम बात करेंगे कि बीओडी का वर्क क्या होता है। भाई बीओडी जो होता है ना, वो वर्क कैसे करता है। तो पहला पॉइंट है सेट रूल्स इन कंपनी। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो रूल सेट करता है। क्या करता है, उसके काम बता रहा हूं, रूल सेट करना काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। कौन से रूल्स भैया, रूल्स जितने भी कंपनी में होते हैं ना, वो सारे रूल्स कौन सेट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बनाते हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। उसके बाद लिखा है डायरेक्शन विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस। कंपनी की जो गाइडलाइंस होती है उस पर काम करते हैं, और वो गाइडलाइंस स्पेसिफिक किसके द्वारा दी गई होती है, वो दी गई होती है शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसने गाइडलाइंस दे दी कि जो भी कंपनी में वर्कर या एम्प्लॉय काम करेगा उन सबकी आपके पास एक एज का बायोडाटा होना चाहिए, या आपके पास उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होने ही चाहिए। तो इसी गाइडलाइंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अमल करेंगे, यानी कि इस पर वो स्टैंड करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है, अभी हम ये पढ़ क्या रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल मीनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है, और नाम ही बस बहकाने के लिए लिखा है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर स्कैंडल्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, सैंडल नहीं, स्कैंडल। स्कैंडल मतलब कि घपले। ठीक है, कह रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट कम्स इनटू आवर कंट्री आफ्टर द वेल नोन सत्यम एंड हर्षद मेहता स्टॉक स्कैम। कह रहा है कि कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, इस वर्ड को लाने की इंडिया में क्या जरूरत पड़ गई, क्यों इस बुक को लेकर आए, क्यों इसको बनाया। ना ये बुक होती, ना बच्चों को पढ़ना पड़ता, ना एग्जाम देने पड़ते। बोलो सही बात है ना, सही बात है, करेक्ट बोला मैंने, बिल्कुल सही। सुनो, कह रहा है कि कंपनी ने ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड की जब इंडिया में लाया गया, ये जो वर्ड इंडिया में आया, ये कब आया, ये स्कैम के बाद आया। कौन सा स्कैम भैया, हर्षद मेहता का नाम सुना है, अरे जी आपने वो वेब सीरीज देखी है, कौन सी वेब सीरीज, स्कैम 1992, जिसमें क्या सत्यम एंड हर्षद मेहता स्टॉक स्कैम की एक वेब सीरीज है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट उस स्कैम के बाद ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और ज्यादा इंडिया के अंदर बढ़ावा दिया गया। क्योंकि ऐसे क्या होता था कि कुछ लोग होते थे जो बहुत ही दिमाग से तेज, चतुर, चालाक होते थे, बुद्धिमान लोग, जो दिमाग से ना कंपनी पर स्कैम कर जाते थे, लूट के चले जाते थे, और कंपनी दांत फाड़ती रह जाती थी, है ना, और कंपनी कुछ कर नहीं पाती थी। तो इसके बाद कंपनी के कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बनानी जरूरी समझी गवर्नमेंट ने, वरना कुछ ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग आएंगे, कंपनी को चॉकलेट का लॉलीपॉप को बहाना देंगे और लूट के चले जाएंगे। भाई ये तो गलत बात है ना। तो सुनो, इसलिए क्या करा गया, कंपनी ने इस स्कैम के बाद लाने की सोची कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम और नई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाएंगे ताकि ऐसा स्कैम ना हो। फिर कंपनी ने देखा कि इस कॉन्सेप्ट को ना वो 80s और 90s में लाए थे। इस कॉन्सेप्ट को 80s और 90s के अंदर लेके आया गया था, इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट फेसिंग लॉस्ट, सॉरी लॉस्ट नहीं, लॉट्स है भाई, है लॉस्ट क्यों लिख दिया मैंने, सुनो लॉट्स यानी कि बहुत सारे। कह रहा है कि कॉर्पोरेट फेसिंग लॉट्स ऑफ अनएथिकल प्रॉब्लम दैट टाइम। कंपनी ने बहुत सारी अनएथिकल, जो कि जरूरी नहीं थी, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस किया। कंपनी ने बहुत सारे स्कैम्स देखे, बहुत सारे स्कैंडल्स देखे, तब कंपनी इतना परेशान हो गई कि भाई हम कंपनी नहीं खोलेंगे जब तक कंपनी के लिए कोई अलग से रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज नहीं आती। तब कंपनी में रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी का इंट्रोड्यूस करा गया था 80s और 90s के अंदर, जब लोग बहुत घपले करने लग गए थे कंपनीज में। ठीक है, क्या करते थे, सामान कंपनी में जॉब करने जाते थे, पता चला कूलर लगा है, कूलर की मोटर को खोल के ले गए रात को, नाइट लगी है किसी ऑफिसर की, उसने कूलर ही गायब कर दिया बचे हुए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो स्कैम्स करते थे ना कंपनी के साथ, ये तो फिलहाल छोटे मोटे हैं, चोर बोलते हैं इनको। जो बड़े स्कैम्स होते हैं ना, तो उनमें यहाँ पर कंपनी को क्या करना पड़ता है, तेजी रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो कह रहा है कंपनी के अंदर अब मैं आपको वो कोलैप्स गिनवाने वाला हूँ, वो सारे स्कैंडल्स गिनवाने वाला हूँ जो कंपनी में हुए थे। सारे नहीं गिनवाऊंगा, छोटे मोटे जो स्कैंडल्स जो आपके बुक में मेंशन है वो सारे गिनवा रहा हूँ। पहला कोलैप्स हुआ था, कोलैप्स ऑफ मैक्सवेल। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज कोलैप्स ऑफ मैक्सवेल, तो आपको उसका कोलैप्स जो था, उसकी जो स्कैंडल स्कीम थी, पूरा जो उसका कच्चा चिट्ठा था ना, वो सारा का सारा दिख जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल 1991। कह रहा है कि 1991,
और यहाँ पर लिखा है बैंक्स ऑफ क्रेडिट एंड कमर्शियल इंटरनेशनल, इसके साथ भी एक स्कैम हुआ था बड़ा 90s 80s के अंदर, जिसकी वजह से कंपनीज बैंक्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे उस टाइम। कह रहा है 1991 में कुछ ऐसे पॉलीपैक इन यूएसए, कुछ ऐसे पॉलीपैक में इंडस्ट्री थी यूएसए के अंदर हुआ करती थी, सॉरी यूके के अंदर थी, उत्तराखंड वगैरह में, उसमें कुछ ऐसे 1991 में कुछ ऐसे स्कैंडल हुए थे जिसकी वजह से उस कंपनी को इफेक्ट हुआ था। कह रहा है रिजल्टिंग इन सेटिंग अप ऑफ ट्रेडवे कमेटी 1987, जिसकी वजह से 1987 में एक ट्रेडवे कमेटी भी बनाई गई थी इसको लेकर, ठीक है। उसके बाद लिखा है यूएस एंड कैडबरी कमेटी 1991 में भी जो कंपनी थी कैडबरी करके, जिसके प्रोफेसर थे, जो प्रोफेसर या मालिक कह सकते हो, ऑनर थे एड्रियन करके कुछ एक आदमी का नाम है, यूएसए का आदमी है, एक विदेशी आदमी है एड्रियन। तो उन्होंने भी, उनकी कंपनी जो थी कैडबरी कम्युनिटी, उसमें भी एक स्कैंडल ऐसे ही हुआ था, पाया गया था। तो अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो कि स्कैंडल क्या था ये सब, तो आप गूगल कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में सिर्फ इतना ही है कि जो स्कैंडल्स होते हैं उनके नाम मेंशन करें, उनका टाइमिंग मेंशन करा है कि इन स्कैंडल्स की वजह से ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी, कंपनी सेफ नहीं थी उस समय 80s और 90s में, क्या था, कंपनी सेफ नहीं थी, तभी तो ये बनाया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, वरना ये तो बनाते क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम इनटू 90s, इट फोकस टुवर्ड्स द वेरियस स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग। अगर पूछा जाए ना एग्जाम में, अगर आ जाता है कि कंपनी जो है वो कौन कौन से नए रूल्स को लेकर आई थी जब ये स्कैंडल्स वगैरह पाए गए थे, तो आप बोलना कि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे नए क्या बोलते हैं, नए, अरे यार वो वर्ड नहीं निकल रहा मेरे मुंह से, सुनो, वो नए वेरियस स्ट्रक्चर जो थे वो बनाए गए थे, जैसे कि प्रैक्टिसेस, कंपनी वालों को बोल दिया गया था कि आप लोगों को उन्हीं को हायर करना जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो, किसमें, अकाउंटेबिलिटी में, ठीक है। और आपके वहां पर जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए, आप मैनेजर वगैरह अपॉइंट करना शुरू कर दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना शुरू कर दो, आप बिहेवियर देखो वहां पर स्टाफ का कैसा है, वहां पर आप डिसीजन और पॉलिसीज बनाने चालू कर दो जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, ताकि कंपनी में स्कैंडल्स और जो ऐसे धोखाधड़ी के केसेस आते हैं वो कम हो सके, ठीक है। तो कंपनी में ये सब कब हुआ था, 90s के अंदर हुआ था। उसके बाद लिखा है कि अब यहाँ पर क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, स्टेक होल्डर्स और जो ऐसे अलग और भी प्रोसीजर और रूल्स मेकर थे ना, उनको अपॉइंट करा गया, उनको हायर करा गया और इनसे बनवाए गए कंपनी के बेस्ट रूल्स जो आज तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाई गई, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स बनाए गए, कुछ ऐसे रूल्स पर काम किया गया जिससे कंपनी के होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स 1999 के अंदर मेंशन करा गया है। कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पॉइंट जब डिस्कस करा 1999 में, तब यहाँ पर ये सब चीजें बात रखी गई, किसमें, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और ये सारी चीजों को आगे फर्दर प्रोसीड करा गया। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्क एंड मियोन डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ट्राइपोड। कह रहा है मॉन्क एंड मिनियो, कह रहा है मॉन्क एंड मिनियो ना, ये कुछ चाइनीज नेम की तरह लग रहे हैं। तो कुछ प्रोफेसर थे मॉन्क एंड मिनियोस करके, जिन्होंने ना ये बोल दिया था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना भाई, ये तो हमको बिल्कुल ट्राइपोड की तरह लगती है। ट्राइपोड यानी कि जिसपे मैंने अपना फोन टिकाया हुआ है या कैमरा टिकाया हुआ है, इसके 3 पैर होते हैं, ट्राइपोड के 3 पैर होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइपोड बोला जाता है। तो इसलिए वो 3 पैर, जो 3 पिलर है ना कंपनी के, वो कौन कौन से इन्होंने बताए मॉन्क मिनियोस ने। तो ये याद रखना भाई कि किसने बताए थे ट्राइपोड, यानी कि 3 पिलर किसने बताए, मॉन्क एंड मिनियो। एग्जाम में अगर आ गया ना तो आप देवेश भैया को याद मत करना, फिर आप इसको याद करके जाना। तो भी बता रहा हूँ, याद रख लो या नोट्स में बना के लिख लेना। पहला पॉइंट है ट्राइपोड का शेयर होल्डर्स। पहला पॉइंट है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर होते हैं, उस पार्ट के जितने पार्ट की इक्विटी एक शेयर होल्डर्स के पास होती है, अपनी ऑन होती है। समझ आया? अब बार बार नहीं बताऊंगा। कॉर्पोरेट होल्डर, आपको शेयर होल्डर समझ आ गया। दूसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन होते हैं भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा। मैंने बार बार बताया, शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्यों अपॉइंट करते हैं? क्योंकि इनका काम क्या होता है, इनके वर्क क्या होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रूल सेट करना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना और डायरेक्शन करना, स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करना। ठीक है। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, क्या ये भी अपने नीचे किसी को अपॉइंट करते हैं? तो हाँ, ये अपने नीचे मैनेजमेंट्स को अपॉइंट करते हैं, यानी कि मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और ये जो होते हैं ये शेयर होल्डर के नीचे भी काम करते हैं
और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे भी काम करते हैं, तो दोनों का काम सुनते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि मैनेजर्स वगैरह, ठीक है। चलिए, ये होता है आपका मोंका ट्राइपॉड। तो मोंका ट्राइपॉड क्या है? पहला शेयर होल्डर, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और तीसरा मैनेजमेंट। मेरे पीछे दोबारा रिपीट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजों पर इसने बात करी थी कि इन तीन चीजों को अपॉइंट करना जरूरी है एक कंपनी को बेटर बनाने के लिए। किसने? मोंक एंड मिनियोज ने, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ना इंपॉर्टेंस की बात करी जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट्स थे वो आपके बोर्ड पर मेंशन कर दिए हैं। अब मैं आपको बुक से रीड करके इनकी पूरी फुल फ्लेज डेफिनेशन समझाता हूँ। पहला पॉइंट है ये वाला, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो कह रहा है कि कंपनी जो पहले बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती थी ना डेली बेसिस पर, तो वो चैलेंजेस कम हो गई हैं, अब चैलेंजेस कम फेस करने पड़ते हैं। कंपनी के पास कुछ ऐसी स्टैंडर्ड स्कीम्स आ गई हैं, कुछ ऐसा रिजोल्यूशन आ गया 90s के बाद, यानी कि 200 जब आया, जब से 2001-2002 आया, उसमें कुछ ऐसी स्टैंडर्ड स्कीम्स आ गई जहां पर कंपनी में घोटाले कम हो गए, ना के बराबर हो गए। तो ये ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट आया, ये चेंज आया, ठीक है। उसके बाद लॉट्स ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि पूरे देश में जो बहुत सारी चीजें अनएथिकल होती थी वो चीजें खत्म हो गई हैं, इस कॉर्पोरेट सेक्टर से गायब हो गई हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक चेंजेस। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक चेंजेस। क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आने देखने को मिला है? कह रहा है कि कंपनी में एक फ्लक्चुएशन देखने को मिला है रेगुलर बेसिस पे। कंपनी जो है वो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज पर वर्क कर रही है, आज के टाइम पर लिबरलाइजेशन पॉलिसीज पर वर्क करती है कंपनी। कंपनी में प्रायोरिटी को चेंजेस रखा जाता है, यानी कि अगर कोई कंपनी में चीजें लग रही है जो अनएथिकल है तो उसको आज भी फटाफट से चेंज कर दिया जाता है, अदरवाइज नुकसान ना हो जाता, ठीक है। कह रहा है कंपनी में प्रायोरिटीज को पहले मानकर, प्रायोरिटीज मानकर उन वर्कों पे डील किया जाता है जो प्रायोरिटीज के अंदर आती हैं। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है जिसमें एक मशीन है जो फट चुकी है, उसका बॉयलर खराब हो गया है, उससे पता चल रहा है काला धुआं निकल रहा है और आपका सामान जो है, आउटपुट जो है वो खराब कर रही है, तो कंपनी पहले उसी को चेंज कराएगी, प्रायोरिटी तो वही है ना, तो इस पे वर्क किया जाता है। अगला लिखा है रिटेनिंग द इन्वेस्टर्स। देखो थर्ड पॉइंट है रिटेनिंग द इन्वेस्टर्स। कह रही है कंपनी आज के टाइम में अपने ऊपर इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंसेबल हो गई है कि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना कर दे रही है आज के टाइम पे। कह रहे हैं जो हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स की कि वो रुके और हमारी कंपनी में ही इन्वेस्ट करे, और स्टेक होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का क्या होता है? ग्रोथ होता है कंपनी का, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। रिड्यूस रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट। कह रहा है ये कंपनी की जो रिस्क होती है मिसमैनेजमेंट को लेकर वो सारी खत्म हो जाती हैं। कंपनी जो है पहले नुकसान हो रहा था, जो भी स्कैंडल्स हो रहे थे, तो पॉलिसीज और रूल्स आने के बाद क्या होता है, ये सारे कम होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कंपनी में उन लोगों को हायर किया जाता है जिसकी प्रैक्टिस गुड होती है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होती है, और भी बहुत ज्यादा चीजें देखी जाती है आज के टाइम पर जब आप कंपनी में जाते हो हायर होने, ठीक है। अगला पॉइंट आता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। कंपनी में ना अगला पॉइंट है 5th ये ना, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। कह रहा है कंपनी में ना आज के टाइम पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ गया है कि कंपनी जो है हाई स्टेबल जॉब जो है लोगों को दे रही है, मतलब कि स्टेबिलिटी जॉब दे रही है, ऐसी जॉब दे रही है जिसमें एक आदमी अगर घुस गया तो वो जिंदगी भर तक उस जॉब से कमा सकता है अगर वो कंपनी के बनाए हुए डिसीजंस और रूल्स को फॉलो करता है उस जगह पे। कंपनी जो है उसको ग्रोथ भी देती है, एक आदमी अपनी ग्रोथ करके निकलता है कंपनी से। अगर वो कंपनी में 5 साल 10 साल काम कर रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में 5-7 हजार पे लगा होगा तो एंड में वो शायद 30-40 हजार तक भी पहुंच जाता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। रेप्यूटेशन की बात करते हैं तो कंपनी में ना अब ट्रांसपेरेंसी हो गई है। कंपनी में पहले क्या होता था कि किसी भी कंपनी का नाम लेना ना तो लोग घबराए जाते थे कि इस कंपनी का नाम यार बड़ा बदनाम है, इस कंपनी से सामान नहीं लेंगे, क्योंकि वो डरते थे कि यहाँ पर कोई स्कैंडल्स हो सकता है, इस कंपनी की चीजें क्वालिटी बेकार है। बट आज के टाइम पर कंपनी ने अपने आप इतना स्टेबल कर लिया खुद को कि ट्रांसपेरेंसी हो गई है। अगर कोई घबराता है तो उसको दिखा सकते हैं भाई प्रूफ ये रहा, कंपनी कोई स्कैंडल्स नहीं कर रही, ठीक है। उसके साथ साथ देखा है कंपनी के स्टेक होल्डर्स ये गवाह है इस बात का कि कंपनी जो है बेटर है, तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। कंपनी जो है वो एक अपनी रिलायबल क्या बोलते हैं इस वर्ड को, हाँ रिलेबल, हाँ समझ आ गया। रिलेबल इमेज जो है कंपनी अपने आप की बना के रखती है मार्केट में। तो रिलेबल इमेज का मतलब होता है जहां पर कंपनी की एक अच्छी इमेज है, गुडविल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंपनी है जो शाहरुख खान ने को फाउंडर करी है, शाहरुख खान उसका को फाउंडर है कंपनी का या CEO है, ठीक है, तो आप उस कंपनी पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो क्योंकि वो किसी एक
फेमस सेलिब्रिटी द्वारा बनाई गई है, और जो कि सेलिब्रिटी बहुत अच्छा है, तो आप लोग उस पर भरोसा कर सकते हो कि हाँ ये इसके क्वालिटी अच्छी होगी, इसका कॉस्ट अच्छा पाएगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस अच्छा होगा इस कंपनी के साथ। तो इस तरीके की इसको बोलते हैं रिलायबल, ठीक है। तो रिलायबल गुड्स की इमेज कंपनी अपनी बना लेती है, रेपुटेशन अच्छी कर लेती है, ठीक है। तो ये थे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के। अब इसके बाद अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी नहीं, अभी टाइम लगेगा, अभी 30% चैप्टर खत्म हुआ है। अभी आप इसको उतारो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो मैं आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर आप किसी को कोई काम करने की इंडिपेंडेंस देते हो, अपने वर्क को अच्छी तरीके से डेलीगेट करते हो, तो जो आदमी है, जो आपका सबॉर्डिनेट होगा, वो अच्छे तरीके से काम को कर पाएगा। तो इसमें लिखा है कि कोई भी काम को प्रॉपर तरीके से डेलीगेट करना, उसके साथ साथ उसके पावर्स और उसकी पॉलिसीज वगैरह उसको बताना, और इससे क्या होता है कि काम में फोकस बना रहता है और इंटरेस्ट और ज़्यादा आता है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस होने के कारण अगर आप उसको प्रेशराइज नहीं करते, जो भी स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं, अगर वो प्रेशराइज नहीं करते किसी काम के प्रति और पूरी पावर है, तो वो काम और अच्छे तरीके से गुड कॉर्पोरेट में करेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है हमारा इंडिपेंडेंस। दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जब कोई भी डिसीजन आप देते हो किसी चीज से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने उस डिसीजन से रिलेटेड उसको पावर भी प्रोवाइड करनी है। एग्जांपल के तौर पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, अगर मान लो आपका जो भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होगा, जितना भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगा, वो सारा वो शो कर देगा, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी है, उसको पता है कि वो काम क्या कर रहा है, और उसको जो काम मिला है वो उस काम में उसका दिल लगेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फेयरनेस। फेयरनेस यानी कि राइट एंड इंटरेस्ट टू ईच ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर माइट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टिव, फेयर एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस शुड बी अडॉप्टेड। कह रहा है कि यहाँ पर जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं, वो एक फेयरनेस तरीके से अपने कोई भी स्टेक होल्डर्स को, या कोई भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मैनेजर्स हो गया, उनको काम सौंपे, ठीक है। और यहाँ पर वो अपने काम का साथ के साथ एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने कितना काम कैसे करा है, कहाँ से उन्होंने डेटा वगैरह कलेक्ट किया, तो वो सारी चीजें उसमें आती है। फिर आता है अगला पॉइंट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो डिसीजन मेक कर रहा है, जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको भाई डिसीजन मेक करने हैं, और डिसीजन जो है वो एक बंदे के कंसिडरेशन से नहीं लिया जाता। डिसीजन लेने के लिए आपको सब लोगों की सहमति जाननी जरूरी है। अगर आप अकेले इंडिविजुअल डिसीजन लेते हो, तो आप उसके रिस्पॉन्सिवनेस हो जाते हो कि आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप सही करते हो तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये काम डिसीजन मेकिंग पे होता है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक फर्म की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करती है, यानी उसके डिसीजन मेकर पावर्स को इंक्रीज इनहेंस करती है। यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हो, किसी को काम की अथॉरिटी देते हो, उसके साथ आपको पावर्स भी डेलीगेट करनी होती है। डेलीगेट का मतलब भाई देखो ऐसे होता है कि जब आप अपनी पावर्स को बांट रहे हो लोगों तक, तो उसको डेलीगेशन बोलते हैं, कि आप पावर्स को डेलीगेट कर रहे हो, आप लोगों में बांट दे रहे हो, बंटवारा कर रहे हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि आपका यहाँ बोर्ड पर मैंने लिख दिया है। कह रहा है कि मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। भाई सुनो, मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों ही कुछ अलग टर्म्स हैं। मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय ए कंपनी टू टेकन द बिजनेस टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है कि किसी काम को इतने अच्छे तरीके से करा गया कि उसका जो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि जो गोल्स है उसको आराम से वो फुलफिल कर ले उस मैनेजमेंट को करने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को बोला गया कि आपको ना इस कोचिंग सेंटर की, इस हॉल की सफाई करनी है आपको, ठीक है, तो मेरे को क्या बोला बेसिकली सफाई करने को। तो अगर मैं ढंग से मैनेज करूंगा, चीजें, झाड़ू कहाँ रखी है, पोछा कहाँ रखा है, बाल्टी कहाँ है, मैं सही से झाड़ू कटका करूंगा, तो ये जो हॉल है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, चमक जाएगा। तो मेरा गोल क्या था, उसको क्लीन करना, वो साफ हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा गोल, ठीक है। इसके बाद आपके बुक में ना प्रोफेसर्स के नाम लिखे हैं, एक है हेनरी फेयोल और एक है एफ.डब्ल्यू. टेलर। इन नाम को सुन के आपको अपनी 11वीं 12वीं की यादें जरूर ताजा हो गई होंगी, क्योंकि 11th 12th में आपने दोनों के नाम पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जहां पे हमने इनके सिद्धांत पढ़े थे, हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिए गए सिद्धांत।
इसमें अब मैं दोनों को बताऊंगा कि मैनेजमेंट में इन लोगों ने कैसा योगदान किया है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना ये फोरकास्ट होता है, यानी कि ये फ्यूचर देख सकता है, ये भविष्य देख सकता है। जैसे मैं आप लोगों का भविष्य देख सकता हूँ ना कि आप लोग एग्जाम में कितने पेजेस शीट भरने वाले हो, तो इसी तरीके से ये फ्यूचर देखता है कि आप किस तरीके का प्लान करोगे, कैसा मैनेज करोगे, आप किस तरीके का ऑर्गेनाइज करोगे, आप कमांड किस तरीके से लोगे, या आप कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आगे चल के कैसा रखोगे। तो वो फ्यूचर को प्लान करके आज बताता है। इसको बोलते हैं हेनरी फ्योल का सिद्धांत। दूसरा आ जाता है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। कह रहा है एफ.डब्ल्यू. टेलर मानते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट होता है, जिस आर्ट में आपको ये पता लगाना होता है, पहचानना होता है कि क्या काम आपको दिया गया है। क्या बोला मैंने, वो काम जो भी आपको दिया गया है उसका पता लगाना कि क्या काम आपको दिया गया है, और उसको आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करना कि काम को गर्व हो कि वो काम को आपने करा है। तो इस तरीके का सिद्धांत जो होता है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस कि गवर्नेंस और मैनेजमेंट में डिफरेंस कैसा है। और हाँ, एक चीज, बुक खोल के गलती से भी इसका डिफरेंस मत देख लेना। अब मेरे को पता है मैंने मना किया, तो आप जरूर से देखोगे, वो मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि वो बुक खोलने के बाद ही आपको पता चलेगा, वो बाद में आप समझ जाओगे। मैंने जिस तरीके से डिफरेंस आपको सिखाया है बुक में बिल्कुल अलग तरीके से लिखा है, पैराग्राफ वाइज लिखा है, वहां आपको समझ नहीं आएगा, इस वजह से मना कर रहा हूँ, बस समझे। तो मैंने लिखा मैनेजमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस समझो। पहले आता है फंक्शंस पे, दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंस है। वर्क ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मैनेजमेंट जो है ये वर्क करता है किसके ऊपर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को बनाने को लेकर। गवर्नेंस जो है ये वर्क करती है कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग द फर्म, कि फर्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उस पर दिशा दी जाए, दिशा दिखाई जाए लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके के फर्म्स पे वर्क करने के लिए कंट्रोल करती है। फिर आता है दूसरा हेल्प इन। मैनेजमेंट कहाँ हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन बिजनेस एंड पॉलिसीज ऑफ फॉर स्मूथ रन। ये बिजनेस की कोऑर्डिनेशन और बिजनेस की पॉलिसीज पे वर्क करता है। बिजनेस को स्मूथ रन करवाना है, अपने को क्या करना है, बिजनेस को स्मूथ रन कराना है ताकि बिजनेस आराम से चल सके, इसीलिए हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं। हेल्प करता है गवर्नमेंट। अब गवर्नेंस किस में हेल्प करता है, लिखा है प्रोटेक्ट द राइट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैसा लाने वाले हैं बिजनेस के अंदर, जो चाहते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उनके इंटरेस्ट को क्या करता है, ये बचा के रखता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन करा है फोकस। थर्ड पॉइंट है फोकस। मैनेजमेंट कहाँ फोकस करता है, कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। कहाँ पे, ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। इसको आप बोल सकते हो GD, ग्रोथ डेवलपमेंट पे। आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस कहाँ फोकस करता है, प्रोटेक्शन एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्शन और ओवरऑल कंट्रोल ऑफ बिजनेस पे फोकस करता है। पॉइंट नंबर आता है फोर्थ, कह रहा है कि ये सेट कहाँ पे होते हैं, कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है विजन और डायरेक्शन सेट करता है, यानी कि आप पारदर्शी कितना देख सकते हो, आपका डायरेक्शन क्या है उसको सेट करता है। और गवर्नेंस जो होता है ये मैनेजमेंट ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिसेस। जो भी मैनेजमेंट होती है ना उसको एक्चुअल में रियल लाइफ में प्रैक्टिस के अंदर उसको तब्दील कर देता है, बदल देता है। जैसे कि मान लो मैंने ख्याल सोचा कि मैं जब अपनी कोई कार लूंगा ना तो उसको इस तरीके से मॉडिफाई करवाऊंगा कि वो हवा में भी चले। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको एक एक्सज्यूमेशन, अपने एक दिमाग में एक परसेप्शन बना लिया, ऐसा लूंगा। अगर मैं उसको एक्चुअल में रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकूं तब मैं कह सकूंगा कि हाँ मैंने क्या करा है, गवर्नेंस करा है, मैंने मैनेजमेंट को ट्रांसलेट कर दिया है अपने परसेप्शन में, यानी कि अपने जो सोच थी या जो अपना प्रैक्टिस था उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, कंसर्न। कह रहा है ये हैंड ऑन प्रैक्टिस होता है या हैंड ऑन एक्सरसाइज होता है, कौन, मैनेजमेंट। और गवर्नेंस जो होता है ये हैंड ऑफ एक्सरसाइज होता है। ठीक है, कह रहा है एक्सरसाइज में एक्सरसाइज ऑफ ओवरऑल लीडरशिप। मैनेजमेंट किस पे एक्सरसाइज करता है, ओवरऑल लीडरशिप पे। और जो आपका गवर्नेंस है ये बिजनेस ऑपरेशनल लीडरशिप पे वर्क करता है। ठीक है, समझ आया, बहुत अच्छे। चलिए जी अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बुक के अंदर अब आपको नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर कुछ पॉइंट है जैसे BOD, चेयरपर्सन। पहले आप याद रखना कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो ये 6-7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, चेयरपर्सन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं और एक्सटर्नल पार्टीज होते हैं।
अब इनको समझते ही होता क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पर दोबारा समझ लेते हैं। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ग्रुप होता है जो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी की पावर्स, पॉलिसीज वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह बनाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। चेयरपर्सन क्या होता है? कह रहा है कि चेयरपर्सन एक डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया जाता है कंपनी में। कह रहा है ही और शी लिंक बिटवीन शेयर होल्डर एंड कंपनी मैनेजमेंट। कह रहा है वह, चाहे लड़की हो या लड़का हो, वो जो है डायरेक्टर की तरह होता है और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी मैनेजमेंट होते हैं वहां से लिंक होता है, उसके साथ लिंक होता है। कौन? चेयरपर्सन। अगर आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कह रहा है सीईओ जिसको बोला जाता है, कंपनी का सीईओ, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ये सारे टाइम अपने सुपरविजन करता रहता है एम्प्लॉयज की और कंपनी की। कंपनी और एम्प्लॉयज पर जो सुपरविजन का काम होता है यानी कि निगरानी का काम होता है, सीसीटीवी का काम करता है कौन? सीईओ। ठीक है, उसके बाद लिखा है कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है? कह रहा है ही या शी, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑफिसर होता है कंपनी का, उसको कंपनी सेक्रेटरी बोला जाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी स्टैट्यूटरी ऑफिसर को कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है। कह रहा है इसका परफॉर्म वर्क क्या होता है? ये जितने भी 2013 कंपनी एक्ट के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं ना, ह्यूज परफॉर्मेंस हो रही है, उन पर वर्क करता है। कौन? कंपनी सेक्रेटरी। आगे हम बढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या होता है? कह रहा है इट कंप्राइज द फंक्शनल हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एग्जिस्टिंग इन कंपनी। अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपनी के जो भी अलग अलग हेड्स के अंदर काम हो रहा है तो वो सारा देखने का काम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का होता है। फिर आता है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स यूजुअली एक मालिक होते हैं कंपनी के, तो ये मॉनिटर करेंगे ऑब्वियसली। ये क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि वो काम कैसा कर रहे हैं। ये अपने नीचे उन लोगों को रखते हैं तो उनसे पॉलिसियां बनवाते हैं, उनसे काम देते हैं, उनको स्पेसिफिक रूल बताते हैं, तो ये काम करते हैं शेयर होल्डर्स। एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज में आ जाता है जैसे आपके सप्लायर, क्रेडिटर्स, कंज्यूमर्स, कम्युनिटी, अदर बैंक हो गए, तो ये सारे होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज जो कंपनी की एक सिंपल रेगुलेटरी बॉडीज की हेल्प करते हैं, बट एक्सटर्नली तौर पे यानी कि बाहरी तौर पे। जैसे क्रेडिटर हो गया, सप्लायर हो गया, कोई माल लेके आया तो ये कौन है? बाहर वाला आदमी है, बट ये कंपनी की हेल्प कर रहा है ना, कंपनी को माल सप्लाई कर रहा है, आगे भेजेगा तो कंपनी बनाएगी। तो इस तरीके से वो लोग जो बाहरी तौर पे कंपनी की हेल्प करते हैं वो एक्सटर्नल पार्टीज कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या आता है? थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर टोटल 5 थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, 5 थ्योरीज। पहली थ्योरी है एजेंसी थ्योरी। मैं आपको एक एक करके 5 थ्योरी समझाऊंगा जितना आपके बुक में मेंशन है। पहले आती है एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी के अंदर सिर्फ 2 लोगों का आपको ध्यान रखना है। पहला वो जिसका नाम होता है प्रिंसिपल, पहला वो जिसका नाम है प्रिंसिपल, और दूसरा वो जिसका नाम है एजेंट। आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, मैंने मार्क कर दिया है। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है एजेंट। कह रहा है एजेंट और प्रिंसिपल इन दोनों के रिलेशनशिप को कंपनी के अंदर बोला जाता है एजेंट थ्योरी। एजेंट थ्योरी क्या कहती है कि एक कंपनी में एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? एजेंट। एजेंट कौन? डायरेक्टर ऑफ कंपनी और प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो जो कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। तो शेयर होल्डर और एजेंट के बीच का रिलेशनशिप यानी प्रिंसिपल बोलते हैं शेयर होल्डर को, एजेंट बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ कंपनी को। तो आपका प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का जो नाता है, जो रिश्ता है, जो पवित्र बंधन है, इसको बोलते हैं एजेंसी ऑफ कंपनी। ठीक है, अच्छा एजेंसी थ्योरी जो होती है कह रहा है कि ये सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल होती है। कैसी सेपरेशन होती है? अलग अलग होती है, एक ऑनरशिप और एक कंट्रोल को लेकर। ऑनरशिप यानी कि जो मालिक है वो जो चाहता है वो करवा सके, और कंट्रोल यानी कि जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे कि एजेंट के ऊपर। तो मालिक जो चाहता है यहाँ पर जो एजेंट है वो वही करता है। काफी बार क्या होता है कि मालिक ने चाहा ऐसा नहीं ऐसा करो, बट एजेंट करता तो वैसे ही है, ऐसा नहीं ऐसा करता है, बट ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता, वो कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें काफी बार ना पनिश भी किया जाता है और रिवॉर्ड भी दिया जाता है। किसको? एजेंट को। किसके द्वारा? प्रिंसिपल के द्वारा। प्रिंसिपल जो होता है यानी कि शेयर होल्डर जो होता है वो अपने एजेंट को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पनिशमेंट भी देता है और रिवॉर्ड भी देता है। क्यों रिवॉर्ड और पनिश करता है? वो इसलिए क्योंकि वो बोलता है कि भाई आप काम अच्छे से करो ना। रिवॉर्ड और पनिश भी देता है, कैन बी यूज्ड टू करेक्ट प्रायोरिटी ऑफ एजेंट। एजेंट की जो प्रायोरिटी है, जो उसका काम है, उसको सही तरीके से करा जा सके, इसीलिए वो क्या करता है यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी रखता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल होता है यानी कि पी, देखो मैंने ये लिखा पी और ये लिखा ए।
पी जो है वो ए से काम करवाता है। क्या काम करवाता है? वो उसको हायर करता है और उसको डेलीगेट करता है उसके रूल्स, उसके राइट, उसके अथॉरिटी, उसका काम, ये आपको मैंने हायर करा, आपको ये काम करना है। अब जो एजेंट होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परफॉर्म करे। क्या करे? परफॉर्म, यानी कि अपने काम को सही तरीके से करके इसको दे दे प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल जो होता है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहा है, यानी उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करवा रहा है। अब यहाँ पर एजेंट का भी कुछ इंटरेस्ट होगा, यानी कि एजेंट को भी कुछ चाहिए होगा, जैसे कि एजेंट को रिवॉर्ड चाहिए, बोनस चाहिए, पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, ठीक है। तो इस पर जो एजेंट है वो अपना काम कर रहा है। तो एजेंट अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है, प्रिंसिपल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है। तो ये बोलती है एजेंट थ्योरी, यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। समझ आया? और यहाँ पर अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी रखी जा सकती है। तो ये होती है हमारी एजेंसी थ्योरी। समझ आई पूरी थ्योरी? चलिए अब बाकी की 4 थ्योरी फिर से लिखवाने वाला हूं, तो अभी आप इसको उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे ये 4 पार्ट फिर लिखवाने हैं मेरे को। दूसरा मॉडल, अब हमारा सेकंड मॉडल आता है स्टीवर्ड थ्योरी का। स्टीवर्ड थ्योरी में क्या होता है? कह रहा है स्टीवर्ड थ्योरी प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू फॉर्म परफॉर्म। कह रहा है कि यहाँ पर ना जो शेयर होल्डर्स की मैक्सिमाइजेशन वो होती है, प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन करना होता है, और साथ ही साथ में जो कंपनी होती है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है। तो वेल्थ, और दूसरा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्टीवर्ड करते हैं, ठीक है। स्टीवर्ड्स जो है ये किसके बिहाफ पर काम करते हैं? तो ये शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर काम करते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को एक कंपनी में उसकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए और उसके जो रूल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद स्टीवर्ड आर कंपनी एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स वर्किंग ऑफ शेयर होल्डर्स। कह रहा है कि जो स्टीवर्ड होते हैं उनको बोला जा सकता है ये कंपनी एग्जीक्यूटिव होते हैं, कंपनी के एग्जीक्यूटिव और या फिर कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं जो कंपनी में वर्क करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए शेयर होल्डर्स की तरफ से, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के तौर पर मैंने नीचे बना दिया है। देखो ये एस यानी कि है शेयर होल्डर और ये वाला है हमारा स्टीवर्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को चाहिए कि उसका प्रॉफिट और जो रिटर्न है वो दुगने हो जाए, यानी कि प्रॉफिट और रिटर्न उसको मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है? अपना ट्रस्ट जो है वो इसके ऊपर दिखाता है, स्टीवर्ड के ऊपर। मैंने लिखा ट्रस्ट ऑन स्टीवर्ड। अब ये इसी चीज के लिए कि मेरे प्रॉफिट और रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ये अपना ट्रस्ट किसके ऊपर दिखाता है? स्टीवर्ड के ऊपर। अब स्टीवर्ड बदले में इसको क्या देता है? वो देता है प्रोटेक्ट एंड मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। अब ये शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देता है। बट इसका जो काम होता है ये किस पर वर्क करता है? ये वर्क फॉर मोटिवेशन करता है। किसके लिए? मोटिवेशन करने के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो ये कहती है हमारी स्टीवर्ड थ्योरी। पॉइंट नंबर 3 आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी का काम ये होता है, सिर्फ इतना काम है, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में शेयर होल्डर्स से बना के चलते हैं। शेयर होल्डर्स का काम कंपनी में जिससे पड़ेगा, यानी कि शेयर होल्डर्स का काम जिससे पड़ेगा या स्टेक होल्डर्स का काम जिससे पड़ेगा, उनसे ये कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ बात बना के रखते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना तालमेल, एक मेलजोल बना के चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन हैव ए नेटवर्क। कह रहा है कि आपने देखा होगा कि जो मैनेजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं, उनका एक अपना ही नेटवर्क होता है। जैसे कि उनके बैंक वालों से बातचीत रहती है, क्रेडिटर से रहती है, सप्लायर से रहती है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पार्टीज में आते हैं, बाहरी लोग जो होते हैं कंपनी से, तो उनको बोला जाता है नेटवर्क। तो उन नेटवर्क से जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ये क्या करते हैं? बना के रखते हैं अपनी, ठीक है। कह रहा है टू रिलेशनशिप टू सर्व, उनसे अपनी रिलेशनशिप एक समझौता करके चलते हैं। कह रहा है किससे? इंक्लूडिंग सप्लायर, एम्प्लॉय और बिजनेस पार्टनर, और ऐसे ही बहुत सारे वो लोग जिनसे आगे चल के फ्यूचर में स्टेक होल्डर्स को जरूरत पड़ने वाली है, तो उनसे पहले रिलेशनशिप समझौते बना के चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्म, और आप इस डायग्राम की मदद से समझ पा रहे होंगे कि देखो फर्म को क्या होता है कि इन बाहरी लोगों से तालमेल बना के चलना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, और इसी तरीके से इन लोगों को भी आगे अपना असाइनमेंट या कोई कंटीजेंट अगर बेचना है, कुछ अपना असाइनमेंट वगैरह बेचना है, देना है, तो काम निकलवाने के लिए फर्म से बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही फर्म जो है वो इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर फर्म से जुड़ा रहता है, और इसी तरीके से फर्म एक पॉलिटिकल ग्रुप से, और ग्रुप भी फर्म से जुड़ी रहती है।
फर्म कस्टमर से, एम्प्लॉय से और सप्लायर से, इन सबसे जो एक्सटर्नल लोग हैं उनसे जुड़े रहते हैं, ऐसे ही वो लोग भी फर्म से जुड़े रहते हैं। ठीक है, हो गया। बस अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4, क्लास हेजीमोनी थ्योरी। क्लास हेजीमोनी थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि दिस थ्योरी बिलीव ऑल टॉप इलीट्स ग्रुप्स, टॉप इलीट ग्रुप यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर कंपनी के जो सुपीरियर होते हैं ना, वो अपने नीचे कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर अपने सबॉर्डिनेट्स वगैरह को डाल देते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग डालते हैं? वो ये देखते हैं कि अगर मान लो कोई बेंच बनाने का काम है या कोई शू पॉलिश करने का काम है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, मेरे कंपनी में कुछ शू पॉलिश करने का काम है और कुछ बेंच बनाने का और कुछ आइसक्रीम बेचने का काम है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे सबॉर्डिनेट में कौन अच्छा आइसक्रीम बेच सकता है, तो मैं उसको आइसक्रीम वाले ग्रुप में डाल दूंगा। कौन अच्छा शू पॉलिश कर सकता है तो मैं उसको शू पॉलिश के ग्रुप में डाल दूंगा। तो अलग अलग एलिट्स के ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो वही लिखा है मैंने कि कह रहा है कि ये बिलीव ऑन टॉप एलिट ग्रुप्स लाइक मैनेजर, शेयर होल्डर, जो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो ये कुछ ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। कह रहा है कि दे रिक्रूटिंग एंड प्रोमोटिंग न्यू ग्रुप्स, ये कुछ नए ग्रुप्स को रिक्रूट करते हैं, कुछ नए ग्रुप्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं जहां पर लोगों की हायरिंग होती है। उन ग्रुप्स में ये काम होता है कि उन लोगों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग काम सौंप दिए जाते हैं। अब वो उन काम को कितने अच्छे तरीके से करते हैं ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, तो वो उनकी जरूरत के हिसाब से देखा जाता है। पॉइंट नंबर 5 अब आ जाती है लास्ट अपनी थ्योरी है मैनेजरियल हेजीमोनी थ्योरी। तो मैनेजरियल हेजीमोनी थ्योरी क्या कहती है कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इनहेंस बाय नॉलेज। कह रहा है कि किसी भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इनहेंस कब होगा? जब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके सबॉर्डिनेट्स और उसके कौन चेयरपर्सन वगैरह जो होंगे वो एक्टिव होंगे। ये डे बाय डे अपना यूज करेंगे माइंड का और अपना काम को अच्छे से और ज्यादा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है डे बाय डे ऑपरेशंस एंड कंट्रोल बाय डायरेक्टर्स। जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके काम पर कंट्रोल होना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी चाहिए, इसीलिए जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से रन कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 थ्योरी के पॉइंट जो क्लियर हो गए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या मॉडल्स होते हैं, इनके मॉडल्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो पहला मॉडल आता है एंग्लो सैगवॉन मॉडल। तो एंग्लो सैगवॉन मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल बेस्ड है यूएसए की, यूके की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और सम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के मॉडल्स के ऊपर है। ठीक है, मतलब कि जैसे यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके अंदर कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए गए थे जिसमें एक मॉडल शामिल था एंग्लो सैगवॉन मॉडल। ठीक है, तो एंग्लो सैगवॉन मॉडल क्या कहता है? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो अपॉइंट करते हैं मैनेजर को। किसको? मैनेजर को। और मैनेजर क्या करता है? बिजनेस को ऑन करता है। मैनेजर क्या करता है? बिजनेस को रन करने का काम करता है, यानी कि उसको आगे चलाने का काम करता है। और यहाँ पर इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, आप इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन दिखाओगे, जैसे कि शेयर होल्डर का डायरेक्टर से अच्छा तालमेल है, डायरेक्टर का मैनेजर से अच्छा तालमेल है, मैनेजर का बिजनेस से अच्छा तालमेल है, तो यहाँ पर बिजनेस अपने आप इनहेंस करेगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से ले सकते हो। अब यहाँ पर आपको इस चार्ट की मदद से समझ आएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि देखो ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर क्या करता है? इलेक्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इलेक्ट मतलब होता है चूज करना, चुनना, है ना। तो इलेक्टर को हायर करता है, ये क्या करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने नीचे मैनेजर को हायर करता है ताकि वो आगे मैनेजर से काम को करा सके। मैनेजर क्या करता है? ये करता है कंपनी में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम होते हैं वो सारे काम कंपनी के कौन करता है? मैनेजर करता है, ये परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी में कौन कौन से काम है? जैसे कि कोई क्रेडिटर्स ने काम दे दिया कंपनी को, कोई भी लोन वगैरह चुकाना बाकी रह रहा है कंपनी का, क्रेडिटर का, तो वो कौन देखेगा? मैनेजर देखेगा। इसी तरीके से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेट है जो मॉनिटर करना है वो मैनेजर रोटेट करेगा। ठीक है, स्टेक होल्डर जो होते हैं, अगर मान लो इनको कोई काम पड़ता है तो रेगुलेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। रेगुलेशन सिस्टम जाएगा कंपनी के पास और कंपनी जाती है मैनेजर्स के अंडर। तो मैनेजर्स जो है वो किसका काम कर रहे हैं? एक तरीके से स्टेक होल्डर्स का। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा है सेपरेशन बिटवीन कंट्रोल एंड और ओनरशिप। सेपरेशन और कह रहा है कि कंट्रोल और ऑनरशिप, जो कंट्रोल होता है वो और ऑनरशिप दोनों के बीच में एक सेपरेशन होता है। दोनों अलग अलग टर्म्स है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते इस एंग्लो सैक्सन मॉडल के अंदर। ठीक है,
सैंगवन मॉडल के अंदर। तो ये था आपका पहला मॉडल, एंग्लो सैंगवन मॉडल। अब आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे अब दो मॉडल और रहते हैं, एक जर्मन है और एक जापानीज है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। फिर छोटा सा और एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद कौटिल्य वगैरह टॉपिक रह जाएगा, फिर वो कंप्लीट करा के चैप्टर को करते हैं खत्म। तो 80% चैप्टर हो चुका है, फटाफट इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो। अपना सेकंड मॉडल है, हमारा दूसरा मॉडल है जर्मन मॉडल। जर्मन मॉडल के अंदर क्या होता है, जर्मन मॉडल को दिस इज कॉल्ड टू टायर मॉडल। तो भाई जो जर्मन मॉडल है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये मॉडल दो टायर मॉडल भी है और ये दो टायर बोर्ड मॉडल कहलाया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से टू टायर्स होते हैं, पहला होता है सुपरवाइजरी बोर्ड और दूसरा होता है मैनेजमेंट बोर्ड। तो पहला सुपरवाइजरी और दूसरा मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये दो टाइप के मॉडल इसके अंदर शामिल होते हैं। कह रहा है दिस मॉडल यूज इन कंट्री लाइक, कह रहा है इस मॉडल को बहुत सी कंट्रियों में यूज किया जाता है एक तरीके से आपकी अकाउंटेबिलिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हेल्प के लिए। तो कौन कौन सी कंट्री है, कह रहा है हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जिससे ये मॉडल खुद आया है। तो वो कौन सी है, जर्मनी। तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, हॉलैंड हो गया। तो इस तरीके की जो कंट्रीज हैं जहां पर ये टू टायर का मॉडल यूज किया जाता है, सुपरवाइजरी और मैनेजमेंट बोर्ड का। कह रहे यूजुअली ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है कि शेयर होल्डर्स कहां पर, जैसे मेजोरिटी में शेयर होल्डर्स होते हैं यहाँ पर, इनके शेयर होल्डर्स में शामिल है, पहला आ रहा है बैंक हो गया, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई भी शेयर होल्डर जिसकी मेजोरिटी वो है ना ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कह रहा है शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट ओनली 50%। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स जो है अपॉइंट करते हैं 50% मेंबर्स को, जो कि सुपरवाइजरी बोर्ड के होते हैं। ठीक है, सिर्फ 50% मेंबर्स को। बाकी जो रिमेनिंग 50% है ना, वो कौन करता है, 50% रिमेनिंग बाय लेबर यूनियन। किसके द्वारा, लेबर यूनियन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसके अंदर, किसमें, जर्मन मॉडल के अंदर। ठीक है, मेंबर्स को। तो ये है आपका पूरा जर्मन मॉडल। तो जर्मन मॉडल के बाद आता है जापानीज मॉडल। अब आपका नेक्स्ट मॉडल है जापानीज मॉडल। कहता है कि दिस नोन एज द बिजनेस नेटवर्क मॉडल। इस मॉडल को बिजनेस नेटवर्क मॉडल भी बोला जाता है। यूजुअली शेयर होल्डर्स आर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर क्रॉस शेयर होल्डर्स। इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो कौन कौन होते हैं, वो हो सकते हैं एक तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रॉस शेयर होल्डिंग जो होते हैं वो लेके रखते हैं, वो इनके शेयर होल्डर्स के अंदर आते हैं। अच्छा, इस मॉडल के बाद लिखा है, उसके बाद बैंक शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं। जैपनीज मॉडल में बैंक्स और शेयर होल्डर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ये जो अपॉइंट किए जाते हैं ये मालिक होते हैं कंपनी के, और कंपनी के मालिक जो है ये अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद प्रेसिडेंट को फॉर मैनेज एनी कंपनी। कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स और बैंक्स अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और दूसरा प्रेसिडेंट को। किसके लिए अपॉइंट करते हैं, कह रहा है फॉर मैनेज एनी कंपनी। किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर्स और बैंक्स अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रेसिडेंट्स को। ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसको अगर हम फॉर्मेट के वे में समझे दूसरे तरीके से, ग्राफ के वे में, तो नीचे मैंने बना दिया है। ये देखो, यहाँ लिखा है शेयर होल्डर्स और यहाँ लिखा है मेन बैंक। ठीक है, शेयर होल्डर्स और मेन बैंक, मतलब कि जो लिखा था शेयर होल्डर और बैंक, ये दोनों अपॉइंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो ये मेन बैंक जो है कंपनी के प्रेसिडेंट को, यानी कि सुपरवाइजरी बोर्ड को, मतलब प्रेसिडेंट को, और शेयर होल्डर जो है वो अपॉइंट करता है सुपरवाइजरी बोर्ड यानी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो अपने नीचे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को रखता है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी में वर्क करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है कंपनी में किस तरीके से आगे कंपनी को रन करवाया जा सके। तो ये होता है हमारा जापानीज मॉडल पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब आपका 95% चैप्टर खत्म हो गया है, सिर्फ 5% रह रहा है, मुश्किल से 10 मिनट और लूंगा। तो यहाँ पर आखिरी पॉइंट रह गया जहां पर हम पढ़ेंगे आर्ट्स ऑफ गवर्नेंस एज पर कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या कहता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र कहता है कि पुराने टाइम में एक अर्थशास्त्र था कौटिल्य, जो बोलता था कौटिल्य कि किस तरीके से लोगों को वेलफेयर करना सिखाया जा सके, किस तरीके से लोगों का ये जो स्कैम वगैरह हो रहा है आज के टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, तो उसमें अगर ऐसा हो जाता है तो किसकी जिम्मेवारी रहेगी। तो ये सारी चीजें कौन सिखाता है, कौटिल्य सिखाता है। कौटिल्य ने यहाँ पर बोला है, मैंने डेफिनेशन लिखी है,
कुटिलिया सजेस्ट कॉन्सेप्ट लाइक, कुटिलिया जो है ये कॉन्सेप्ट्स को सजेस्ट करता है। कैसे कॉन्सेप्ट्स? तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि कोई भी गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, कोई भी पॉलिसी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, कोई भी पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, या कोई भी वेलफेयर फॉर पर्संस है, किसी भी आदमी का कोई भला करना हो, वेलफेयर करना हो, या कोई भी राजनीति बनानी हो, पॉलिटिक्स हो, या कोई पॉलिसी बनानी हो, रूल्स बनाने हो, कुछ नियम कानून बनाने हो, तो कुटिलीय अर्थशास्त्र को कंसीडर किया जाता था। कुटिलीय अर्थशास्त्र ये आज का अर्थशास्त्र नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, कुटिलीय टाइम से, ठीक है। और ये जो कुटिलीय अर्थशास्त्र है इसको पुराने टाइम पे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जैसे चाणक्य था तो वही दूसरा नाम इसका कुटिलीय अर्थशास्त्र रखा गया है। एक नाम और है चाणक्य का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है उसके बाद कुटिलीय एंड गवर्नेंस हेल्प द पुअर एंड हेल्पलेस पर्सन्स। किसकी हेल्प करता है? ये गरीब लोगों की हेल्प करता है, मतलब कि जो निर्धन है, पुअर है और हेल्पलेस पर्सन है, उन लोगों की हेल्प करता है कुटिलीय अर्थशास्त्र। कह रहा है एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स के लिए वेलफेयर का काम करता है। एंड इफ द मैनेजर्स ऑफ द नेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबिलिटी स्टेबिलिटी विल डेफिनेटली बी इंश्योर्ड। कह रहा है अगर कोई देश के, किसी भी देश का कोई मैनेजर जो है वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाता है और अपने ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है अकाउंटेबल में होने वाली गड़बड़ी के लिए या कोई भी स्टेबिलिटी के लिए, तो इससे ये इंश्योर्ड हो जाता है कि हम एक सुरक्षित नेशन में रह रहे हैं। इससे ज्यादा सुरक्षित नेशन किसी और को नहीं समझा जाता। अब इसके कुछ 5 पॉइंट है जो कुटिलीय अर्थशास्त्र में मेंशन करे गए हैं कि इस कुटिलीय अर्थशास्त्र के अंदर ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये और ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं किस तरीके से कुटिलीय अर्थशास्त्र को। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिखा है यहाँ पर कि कोई भी लीडर जो है ऑक्यूपाइड करा गया है अगर किसी कंपनी के द्वारा, अगर वो अपना कर्तव्य या अपनी कोई ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका जो रेंज टेस्ट है, यानी कि उसकी जो क्षमता है, उसकी जो काम करने की शक्ति है, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लिखा है। अगला पॉइंट है अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिस। ए रिकॉर्ड ऑफिस शुड बी बिल्ट विद इन ए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। कह रहा है कि एक रिकॉर्ड ऑफिस जो है कब बनता है? जब पूरी तरीके की फैसिलिटी उसके ऑफिस में हो। कह रहा है कि रिलेटिंग टू इनकम, मतलब कि कितना पैसा आएगा, जो इनकम रिसीव्ड होगी उसको कहाँ रखना है, उसका एक गुप्त कोष बनाया जाए। साथ ही साथ में जैसे पुराने महाराजा के टाइम पर क्या होता था कि जब धन को खर्चा करने की बारी आती थी, देश में कुछ भी लगवाना होता था, जैसे किसानों को पैसा धन देना होता था, बाहर देश में फसलें खराब हो गई तो राजा के राजकोष से पैसा निकालकर गरीबों में दिया जाता था। तो इसी तरीके से आज के टाइम पर हमें एक एक्सपेंडिचर फंड बनाना चाहिए जो हेल्प करता है, जो ऑडिट में हेल्प करता है कि कितना ऑडिट है, लोगों को क्या फैसिलिटीज देनी है, लोगों को कितना धन देना है, तो उसमें भी आज के टाइम पर हेल्प करता है। तो ये कुटिलीय बताता है। तीसरा पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये कहता है कि जैसे राजा महाराजा के टाइम पर क्या होता था कि अगर कोई भी भिखारी, कोई गरीब, कोई भी ऐसा निर्धन व्यक्ति आता था तो राजा उसकी मदद करते थे, ठीक है, उनकी बातें सुनते थे। इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपसे संबंध जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो उस टाइम से आज भी बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई भी फैसिलिटीज है जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सको तो आप हेल्प करो, और अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है जो थोड़ी बहुत हेल्प मांगता है तो आपको भी वो हेल्प, वेलफेयर जो है वो करना चाहिए। और इसके अंदर लिखा है हेल्प कैसे। पहले के टाइम पे क्या होता था कि रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीजों की ज्यादा नीड होती थी पुराने टाइम पर। तो इस समय तो इतने अकाउंट वगैरह, खाते वगैरह बनते नहीं थे। आज के टाइम पे जब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई है तो यहाँ पर जो अपने जो ऑफिसर्स हैं, जो अपने बैलेंस शीट वगैरह मैच करते हैं, जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, जो मतलब कि अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं, जो अपने ट्रेजरी बिल्स, खजाने वगैरह देखते हैं, जो देश के खजाने जैसे कि गवर्नमेंट जो अपने खजाने वगैरह देखती है, तो उनसे बात करी गई है कि उन लोगों के साथ, और जो लोग निर्धन जो हेल्प मांग रहे हैं तो उनकी हेल्प हो जाए तो और ज्यादा उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा अगर उनसे होता है आपका, और आप लोगों की भलाई करते हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हो, जिसमें आपके दुश्मन जो है वो खत्म होते हैं, आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन इस तरीके से बढ़ावा दिया गया है। अगला पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में लिखा है कि अगर कोई भी गुड लीडर है, जैसे पुराने टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम पर वो अच्छे लीडर रखते थे। अच्छे लीडर क्या करते हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, लीड करते हैं, गाइड करते हैं। इसी तरीके से आज के टाइम पर जो अच्छे लीडर होते हैं वो फास्ट डिसीजन लेते हैं, वो फास्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, वो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को देखते हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से आने वाले स्कैम, स्कैंडल्स जो हैं उनको हैंडल करना जानते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पद पर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगला पॉइंट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी
अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकर को अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। अगर मान लो कोई डिसीजन मेकर है, कोई अकाउंटेबल है और वो कोई चीज में गलती करता है, बिना लोगों के निष्कर्ष से लिए, बिना लोगों से पूछे कुछ काम कर देता है, तो अगर उस पर कुछ पनिश है तो उसको पनिश किया जाएगा। और यहाँ पर अगर वो कोई अच्छा काम करता है, चाहे वो निष्कर्ष से करा गया हो, सब लोगों की सहमति से करा गया हो, तब उस पर उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी में बताया कि कोई भी अगर रिवॉर्ड का हकदार है, जिसकी परफॉर्मेंस हाई है अपने काम को लेकर, तो उसको परफॉर्म के लिए रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है लास्ट हमारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौटिल्य जो है ये बताता है कि फिलोसोफर ये मानते हैं कि आपको अपने कंज्यूमर्स को, फॉलोवर जो होते हैं या जो कंज्यूमर है, उनको सेफ गार्ड करना चाहिए, उनको अपने ट्रेडर्स से बचाना चाहिए। तो आज के टाइम पर भी उसको बोला गया है कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अपने स्टेट के अंदर। एक स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर है, जो अपने कंपनी में रन करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए मेहनत करता है, इतनी ज्यादा परिश्रम करता है, तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, उसकी कुछ अथॉरिटी होती है जिसको बजाय रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंज्यूमर के प्रोटेक्शंस को भी देखते हुए कौटिल्य ने बात कही। तो यहाँ पर कौटिल्य का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। इसके आगे आपकी बुक में पॉइंट मेंशन नहीं है। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, 1-1.5 घंटे के बाद आपका फाइनली चैप्टर नंबर 1 जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो पूरा मैंने करवा दिया। इसके बाद आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप बुक खोल के, अगर ट्रस्ट इशू आपको कम है, देखना चाहते हो तो आप देख लेना। सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करे हैं, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट कवर करा दिए हैं। इसके बाद चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, एज यू विश। अब आप नोट्स वगैरह अगर लेना चाहते हो, आपको लगता है मैं स्क्रीनशॉट लेता लेता थक जाऊंगा, नोट्स ले लेने चाहिए, तो भाई नोट्स बन चुके हैं, जाओ मैसेज करो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और बोर्ड पर भी मैंने मेंशन कर दिया, ये रहा नंबर पे जाके पता कर लेना कि नोट्स के प्राइस क्या है, मैंने परचेज करने हैं। मिनिमम प्राइस 150 है, जो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। चलिए जी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत हो गया। चैप्टर नंबर 2 की वीडियो जल्दी आ जाएगी कल परसों में, तो मैं वो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वो देख लेना। सब्सक्राइब करा होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं करा होगा तो नहीं आएगा। वीडियो को इतना करना कि अपने दोस्तों तक शेयर करना जिनका एग्जाम अभी सेमेस्टर 6 में है, क्योंकि ये प्लेलिस्ट उन तक बनाई जा रही है। अगर ये प्लेलिस्ट पर व्यूज नहीं आएंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, मतलब लाइक नहीं करोगे, तो लगेगा कि बनाने का बेनिफिट नहीं है। मैंने पोस्ट डाला था, मैंने इस सब्जेक्ट को इसलिए शुरू किया क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। बट अगर लगेगा कोई आगे रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, व्यूज नहीं आ रहे, तो भाई इसको फिर आगे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाऊंगा, अभी के लिए बाय। उतार लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या तो।